तो भाई लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे वेगापंक के जरिए एग हेड आइलैंड में जो कुछ भी हमने देखा उन सभी का स्टार्टिंग से रूट कॉज क्या था वो सब कुछ हमको यहाँ पे पता चला। साथ ही साथ यहाँ पे वेगापंक ने अपने अंतिम समय में सांजी को बोला कि वो लोग ही आगे चल के वन पीस को हासिल करें। और इसी के साथ अब हमारे साथ ही यहाँ पे जायंट्स के साथ साथ उनके आइलैंड एलवाफ की तरफ आगे निकल चुके हैं। दोस्तों हम देखते हैं कि हमारे साथी जायंट्स की शिप के साथ साथ एलवाफ की तरफ आगे निकल रहे हैं। और इसी बीच हम जोरो को देखते हैं जो बोलता है कि भाई यहाँ तो खाने पीने की तैयारी होने वाली थी, तो फिर यहाँ पे इतनी शांति कैसे है। तो जिन भी बताता है कि भाई लूफी इस वक्त उदास बैठा हुआ है क्योंकि हमारा जो मेन मिशन था भाई वेगापंक को जिंदा एग हेड आइलैंड से बाहर निकालने का वो यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और इसी चीज को लेके यहाँ पे लूफी उदास बैठा हुआ है, जिसपे आगे फ्रैंकी बताता है कि हमने यहाँ एग हेड में 5 एल्डर्स, नेवी के एडमिरल, CP0 और सेराफिम्स के साथ साथ काफी सारी नेवी की वॉरशिप्स का सामना किया। और इन सब चीजों के बावजूद हम लोग वहां से जिंदा निकल के वापस आ गए, ये एक चमत्कार से कम नहीं है। और इस बात पे जिनबे भी अग्री करता है। और इसी बात पे जोरो बोलता है कि भाई लूफी अब एक एम्परर है और उसे अपनी इमेज के बारे में सोचना चाहिए। अगर वो यहाँ पे एक बूढ़े इंसान की मौत को लेके ऐसे उदास होके बैठ जाएगा तो ये सही बात नहीं होगी। वहीं दोस्तों वापस से एग हेड आइलैंड में चले तो यहाँ पे हमको साइफर फोल्स के एजेंट्स को देखते हैं जो यहाँ पे बाकी बेहोश पड़े हुए एजेंट्स को उठाने की कोशिश करते हैं। और इसी बीच इनके पास यहाँ पे CP0 के रॉब लूची और काकू आते हैं, जिनसे ये लोग पूछते हैं कि सर आपके साथ तो स्टोशिवी थी, वो आखिर कहाँ गई। तो लूची उनको बताता है कि भाई हमने यहाँ स्टोशी को मार दिया है। और ये बात सुन के बाकी के लोग यहाँ पे काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। वहीं शिप के अंदर हम सैटर्न को देखते हैं जो यहाँ पे अपने सामने खड़े हुए वाइस एडमिरल्स को बोलता है कि भाई जो चीज हमको यहाँ पे बचानी थी हमने आखिरकार उसको तो बचा लिया है। हमारा यहाँ पे मेन मिशन था योर पंक रिकॉर्ड्स और पावर प्लांट को सुरक्षित रखना, और इन चीजों के साथ हम मदर फ्लेम को भी हासिल कर सकते हैं जो कि अभी के लिए इनफ है। जिसके बाद यहाँ पे सभी वाइस एडमिरल सैटर्न से माफी मांगते हैं क्योंकि ये उनके एंड से ही एक ब्लंडर था कि उन्होंने बस्टर कॉल को सही से लीड नहीं किया और उनकी ही लापरवाही की वजह से यहाँ पे स्ट्रॉ हेड्स और ज्वेलरी बोनी एग हेड आइलैंड से सुरक्षित निकल गए। पर क्योंकि वो लोग यहाँ से एलवाफ की तरफ आगे गए हैं तो वो लोग उनके पीछे जाके अभी भी उनको पकड़ सकते हैं। लेकिन सैटर्न यहाँ पे उनको एलवाफ जाने से मना कर देता है और बताता है कि भाई असली ब्लंडर तो यहाँ पे वेगापंक का ब्रॉडकास्ट मैसेज था जिसके बारे में उसने कहीं से भी नहीं सोचा था। और ना सिर्फ वो लोग यहाँ वेगापंक के मैसेज को ब्रॉडकास्ट होने से रोक पाए, साथ ही साथ उनकी परेशानी और बढ़ाने के लिए यहाँ पे आयरन जायंट भी इस वॉर में आ गया, जिसकी मदद से यहाँ पे स्ट्रॉ हेड और सभी पायरेट्स आसानी से निकल पाए। और आगे चल के हमको पता चलता है कि आज से 200 साल पहले जब यहाँ पे मैरी जॉस में हमारे एंशिएंट रोबोट ने अटैक किया था तो उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि भाई हम लोग इस रोबोट को स्क्रैप में डाल देंगे। लेकिन ये सैटर्न ही था जिसने यहाँ पे हमारे एंशिएंट रोबोट्स को कुछ साइंटिस्ट को दे दिया ताकि वो लोग इसके ऊपर स्टडी करके उसे गवर्नमेंट के लिए एक वेपन की तरह यूज कर सकें। और वहीं से आगे चल के हमारा एंशिएंट रोबोट काफी सालों तक अलग अलग साइंटिस्ट को पास डाउन किया जा रहा था। पर इन 200 सालों के दौरान हमारा एंशिएंट रोबोट एक बार भी हल्का सा भी नहीं हिला। लेकिन यहाँ पे लूफी को बचाने के लिए वो यहाँ वापस से जिंदा हो गया, जिसके लिए ये लोग बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। खैर वहीं पे खड़े हुए हमारे वाइस एडमिरल डोवरमैन सैटर्न से पूछते हैं कि भाई मेरे को आपसे एक सवाल है कि भैया आप यहाँ बोल रहे हैं कि वेगापंक का जो मैसेज है वो एक ब्लंडर था, तो क्या इसका मतलब ये है कि वेगापंक ने अपने मैसेज में जो कुछ भी कहा वो सब कुछ सच था। और ये सुन के यहाँ पे सैटर्न का काफी तेज दिमाग खराब होता है। वो यहाँ पे अपनी पावर्स का यूज करके वाइस एडमिरल डोवरमैन को वहीं पे मार देता है। वहीं दोस्तों ऊपर हम लेवो फेस में चले तो यहाँ पे योर को भी होश आ जाता है, लेकिन वो अपने आसपास देखती है कि अचानक से इतने सारे आइलैंड क्लाउड्स आखिर यहाँ पे कैसे आ गए। जिसके बाद वो देखती है कि नीचे क्लाउड्स बनाने वाली मशीन को किसी ने ऑन कर दिया है। और थोड़ा सा सोचने के बाद योर ये पता लगा लेती है कि भाई ये सब कुछ करतूत यहाँ पे एडिसन की है, जिसने यहाँ पे लेव ऑफिस के बैरियर को चीरते हुए नीचे आके आइलैंड क्लाउड्स बनाने वाली मशीन को ऑन कर दिया था। जिसके बाद यहाँ पे योर का काफी तेज दिमाग खराब होता है और वो यहाँ पे अपनी लेजर गन का इस्तेमाल करके लेव ऑफिस में काफी तेज हमला कर देती है। लेकिन दोस्तों ये एक
काफी बड़ा ब्लंडर यहाँ पे यॉर्क की तरफ से हो जाता है, क्योंकि उसके ये करने की वजह से जो पंक रिकॉर्ड्स है वो यहाँ पे लेवो फेज से डिस्कनेक्ट होके आसमान में ऊपर की तरफ निकल जाता है। खैर हम लोग चलते हैं यहाँ पे मैरी जॉस में, जहाँ पे वेगापंक के मैसेज को लेके काफी सारे सेलेस्टियल ड्रैगन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि भाई वेगापंक आखिर ये सब कुछ कैसे बता सकता है। लेकिन इनमें से कुछ सेलेस्टियल ड्रैगन ऐसे भी थे जिनका यहाँ पे अपने पेट भरने में ही ध्यान रहता है, और क्योंकि यहाँ पे रेवोल्यूशनरी आर्मी ने पहले ही मैरी जॉस की काफी सारी सप्लाई को चुरा के ले गई थी, तो यहाँ पे एक काफी भयंकर फूड शॉर्टेज हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफी सारे सेलेस्टियल ड्रैगन अब पेट भर के खाना नहीं खा पा रहे थे। और वहीं पे मैरी जॉस में एल्डर्स के हॉल के अंदर हम बाकी के 4 एल्डर्स को देखते हैं, जिनके पास यहाँ पे हमारे सेंट फिगरलैंड गार्लिंग आ जाते हैं। और फिगरलैंड को यहाँ पे देख के बाकी के 5 एल्डर चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पता था कि गार्लिंग भाई साहब यहाँ पे कर क्या रहे हैं। तो वो बताता है कि भाई मेरे को ऑर्डर मिला है, और इस मोमेंट ऑफ टाइम से वेगापंक, यॉर्क और पूरा का पूरा साइंस और डिफेंस का डिपार्टमेंट मेरे हाथों में आ चुका है। अब दोस्तों ये वही डिपार्टमेंट होता है जो कि पहले हमारे सैटर्न भाई साहब संभालते थे, और आगे हमारे गार्लिंग भाई साहब बाकी के एल्डर्स को बताते हैं कि भाई आने वाले टाइम में इस दुनिया में सारी अनप्रेडिक्टेबल वॉर और काफी सारे शॉकिंग इवेंट्स आने वाले हैं, इसलिए चलो मेरे साथ ही एल्डर्स हम लोग एक साथ मिलके इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाते हैं। और क्योंकि सैटर्न की जगह अब यहाँ पे ऑलरेडी हमारे फिगरलैंड गार्लिंग भाई साहब ने ले ली है, तो सैटर्न का यहाँ पे अब हमारी स्टोरी में कोई ज्यादा बड़ा रोल बचता नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ हम यहाँ सैटर्न को अचानक से तड़पते हुए देखते हैं, जिसमें उसके प्राण उसके शरीर से निकलते जा रहे थे। और ये सारा सीन इतना ज्यादा डरावना होता है कि उसके सामने खड़े हुए सभी वाइस एडमिरल्स भी चौंक जाते हैं कि भाई अचानक से यहाँ पे सैटर्न को आखिर क्या हो रहा है। और अपने आखिरी शब्दों में वो यहाँ पे ईमू समा को बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन ईमू सैटर्न को बोलता है कि साले तेरी हिम्मत कैसे हुई जॉय बॉय को यहाँ से भागने देने की। जिसके जवाब में सैटर्न ईमू को बताता है कि भैया मुझे पता नहीं था कि लूफी जिसके पास जॉय बॉय की पावर्स है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है, तो प्लीज मुझे माफ कर दो, ये गलती दोबारा नहीं होगी। लेकिन भाई ईमू समा यहाँ पे सैटर्न से काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे, तो वो यहाँ पे सैटर्न के शरीर से उसके पूरे प्राण बाहर निकाल लेते हैं, और पीछे बच जाता है तो सिर्फ यहाँ पे सैटर्न के हड्डियों का एक ढांचा। और ये सब कुछ इतना ज्यादा डरावना और चौंकाने वाला सीन होता है कि वहाँ पे खड़े हुए वाइस एडमिरल अपनी आंखों पे भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे। वहीं दोस्तों पंक रिकॉर्ड्स के एक लैब में हम एडिसन को देखते हैं, जो यहाँ पे शाका, एटलस और पाइथागोरस को पंक रिकॉर्ड्स के अंदर से एक्सेस कर लेता है। और यहाँ पे वेगापंक की बाकी की सैटेलाइट्स यॉर्क के इस एक्शन को लेके काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, और आगे ये लोग ये भी डिस्कस करते हैं कि ह्यूमैनिटी के डेवलपमेंट के लिए पंक रिकॉर्ड्स का सुरक्षित रहना काफी ज्यादा जरूरी है, और इसे वापस से यूज में लाने के लिए काफी ज्यादा टाइम यानी कि लगभग 500 साल तो लगेंगे। और भले ही पूरी दुनिया को ये लग रहा हो कि वेगापंक मर चुका है, लेकिन हम लोग अभी भी दुनिया में ट्रेवल कर सकते हैं जैसा भी हम चाहें। पर क्योंकि यहाँ पे कोई भी न्यू इन्वेंशन करने के लिए अब इनके पास कोई भी फंड्स नहीं है, तो वो यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं कर सकते। जिसके बाद यहाँ पे एडिसन, जिसकी खुद की बॉडी तो भाई ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो गई थी, तो वो यहाँ पे बाकी की सैटेलाइट्स के बॉडी पार्ट्स को अपनी बॉडी में अटैच करके एक बिल्कुल न्यू बॉडी को क्रिएट करता है। जिसके बाद वो यहाँ पे वेदिरिया को कांटेक्ट करके बोलता है कि हेलो मैं वेगापंक बोल रहा हूँ। लेकिन वेदिरिया के साइंटिस्ट इस कॉल के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे, और वो बोलते हैं कि भाई तुम तो मर गए थे, तो तुम आखिर कॉल कैसे कर रहे हो। वहीं कामावाका क्वीनडम में रेवोल्यूशनरी आर्मी में कोआला वेगापंक के मैसेज के सारे पॉइंट्स को नोट कर रही थी कि भाई दुनिया वापस से समुद्र के नीचे डूबने वाली है। एक एंशिएंट वेपन है जो अभी भी एग्जिस्ट करता है, और जो कोई भी वन पीस को हासिल करेगा वो किंग ऑफ द पायरेट बनेगा। लेकिन यहाँ पे साबो बताता है कि भाई अगर ये दुनिया समुद्र के नीचे डूब भी गई तो भी इस दुनिया में जो सबसे हाईएस्ट एलिवेशन है वो है रेड लाइन, जिसके ऊपर मैरी जॉस है, जहाँ पे सेलेस्टियल ड्रैगन रहते हैं, तो वो तो भाई तब भी सुरक्षित रहेंगे। और आगे इवोंका बताती है कि टकीला वुल्फ, वोडका वुल्फ, रम वुल्फ और बर्बन वुल्फ, ये चारों वो जगह हैं जहाँ पे
पिछले 700 सालों से मेगा स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं, जो जरूर यहाँ पे फ्यूचर में आने वाले इंसिडेंट कहीं ना कहीं रिलेटेड हो सकते हैं। और यहीं पे आगे हम ड्रैगन से सुनते हैं, जो बोलता है कि वेगापंक, जो कुछ भी तूने अपने मैसेज में बताया, मुझे नहीं लगता कि सभी लोग इस पे विश्वास करेंगे, लेकिन तूने यहाँ पे अपनी लाइफ को रिस्क में डाल जो कुछ भी इंफॉर्मेशन हमको दी, हम उसके लिए प्रिपरेशन जरूर करेंगे और हमें ये सारी प्रिपरेशन जल्द से जल्द करनी होगी, वरना आगे चल के एक सेफ और हैबिटेबल लैंड को एक्वायर करने के लिए इस दुनिया में एक काफी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। खैर दोस्तों, वापस से हम जायंट्स की शिप में चलें तो यहाँ पे लिलिथ को होश आ जाता है, लेकिन लिलिथ को होश में देख के सांजी सबसे ज्यादा खुश होता है। खैर कुछ देर बाद यहाँ पे पंक रिकॉर्ड से लिलिथ का कनेक्शन बैठता है और उसे एग हेड आइलैंड में हुए सारे इंसिडेंट के बारे में पता चल जाता है। और यहाँ पे सांजी लिलिथ को बताता है कि इस वक्त हम लोग जायंट्स की शिप में मौजूद हैं और वो आगे बताता है कि वो लोग यहाँ पे बाकी के वेगापंक की सैटेलाइट्स को बचाने में अनसक्सेसफुल रहे और इसके लिए वो यहाँ पे लिलिथ से माफी भी मांगता है। और नामी लिलिथ को बताती है कि एटलस ने तुमको यहाँ पे नॉकआउट कर दिया था, लेकिन शायद से उसने जानबूझ के ये सब किया था। और लिलिथ बताती है कि तुम लोग टेंशन मत लो, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। जिसके बाद यहाँ पे एटलस, शाका और पाइथागोरस को याद करते हुए लिलिथ की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। लेकिन ये उदासी ज्यादा देर तक नहीं चली, क्योंकि एक सेकंड के बाद लिलिथ सब्जी से बोलती है कि उसको भूख लग रही है, उसे जल्दी से कुछ खाने के लिए दो। चॉपर बताता है कि आगे टेबल में काफी सारा खाना रखा हुआ है, अगर तुम्हें खाना है तो वहाँ पे चले जाओ। जिसके बाद लिलिथ यहाँ पे सोचती है कि भाई अचानक से उसे इतनी भूख आखिर कैसे लगने लगी। तो थोड़ा सोच विचार करने के बाद उसे ये पता चलता है कि क्योंकि अब उसका माइंड यहाँ पे यॉर्क से डिस्कनेक्ट हो चुका है, जो कि पहले यहाँ पे सभी के हिस्से का खाना खा लिया करती थी, तो अब यहाँ पे लिलिथ को सरवाइव करने के लिए खुद ही खाना होगा। वहीं दोस्तों टेबल में लिलिथ की नजर यहाँ पे लूफी पे जाती है, जो यहाँ पे काफी ज्यादा डिप्रेस बैठा हुआ था। लूफी यहाँ पे इसीलिए इतना उदास बैठा हुआ था क्योंकि वो यहाँ पे वेगापंक को बचाने में अनसक्सेसफुल था और इसी चीज का गम उसे अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। और जब लिलिथ को ये बात पता चलती है तो वो उसे बताती है कि भाई तुम लोग को टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो लिलिथ एक्सप्लेन करती है कि वो कुछ देर पहले इसलिए रो रही थी क्योंकि वो यहाँ पे अपनी बाकी की सैटेलाइट्स की सडन डेथ से काफी ज्यादा उदास थी, पर वो लोग यहाँ पे सिर्फ उन लोगों की डेफिनेशन में ही मरे हुए हैं, पर रियलिटी तो ये है कि वो लोग अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। अब ये सब बातें सुन के हमारे साथी काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। तो लिलिथ समझाती है क्योंकि उनकी रियल बॉडी इस वक्त नहीं है, तो तुम लोगों के लिए तो बाकी लोग मर चुके हैं, पर वो लोग अभी भी जिंदा हैं। और वो लूफी से बताती है कि लूफी तुम उदास मत रहो क्योंकि तुमने अपना प्रॉमिस पूरा कर लिया है। लूफी को इतनी बड़ी बड़ी साइंटिफिक बातें समझ तो नहीं आ रही थी, तो वो सीधा लिलिथ से पूछता है कि क्या ओल्ड मैन वेगापंक अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। तो लिलिथ बोलती है कि हाँ भाई वो भी जिंदा है। और ये सब बातें सुन के हमारे साथियों को काफी बड़ा रिलीफ मिलता है। जिसके बाद हम लूफी को देखते हैं जो भी वापस से खड़ा हो जाता है, जिसके बाद वो सीधा दौड़ते हुए हमारे जायंट्स के पास जाता है और लूफी को वापस से खुश देख के हमारे जायंट्स लूफी से पूछते हैं कि हे स्ट्रॉ हेड्स, क्या तुम इस वक्त अच्छा फील कर रहे हो। तो लूफी उनसे बोलता है कि हाँ भाई, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पे हम लोगों की मदद करने के लिए आए। जिसके बाद यहाँ पे हमारे सभी जायंट्स जश्न की तैयारी में लग जाते हैं और ये सीन ऊसॉप के लिए काफी बड़ा था क्योंकि वो हमेशा से ही जायंट्स की फीस्ट को देखना चाहता था और इसी के लिए वो यहाँ पे नीचे जोरो, जिनवे और फ्रैंकी को भी बुला लेता है और फिर ये सब मिलके एक साथ जश्न की तैयारी करके खाना पीना खाने लगते हैं। और एल्वाफ जाने के लिए मेरी प्यारी रॉबिन भी काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि वहाँ पे उसकी मुलाकात उसके पुराने दोस्त सॉल से वापस से होने वाली है, जिसके लिए वो काफी ज्यादा खुश होती है। और वहीं पे मौजूद कुछ जायंट्स ये बात कर रहे होते हैं कि वेगापंक ने अपने मैसेज में बोला था कि जो भी वन पीस को फाइंड करेगा वो इस दुनिया को कंट्रोल करेगा। तो आखिर कौन होगा वो इंसान जो कि आगे चल के किंग ऑफ द पायरेट बनेगा। और ये सब बातें लूफी सुन लेता है तो वो उनसे बोलता है कि भाई मैं समुद्र में निकला ही सिर्फ इसी चीज के लिए था। जिसके बाद लूफी यहाँ पे सभी से बोलता है कि वही बनेगा आगे चल के किंग ऑफ द पायरेट। वहीं दूसरी तरफ हम बोनी को देखते हैं जिसको कुमा के साथ हुई अपनी आखिरी कन्वर्सेशन याद आती है, जिसमें कुमा ने उससे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट टाइम जब भी हम मिलेंगे तो हम समुद्र में निकलेंगे और एक साथ होराइजन को देखेंगे। और आखिरकार बोनी की जिंदगी में ये मोमेंट आ ही गया है जिसमें वो अपने पिता की
की गोद में बैठ के यहाँ पे होराइजन को देखती है। और इसी के साथ अब हमारे साथी यहाँ पे हंसते खेलते जश्न मनाते हुए अपने नेक्स्ट एडवेंचर में एल्वाफ आइलैंड की तरफ आगे निकल जाते हैं। पर दोस्तों हम लोग उनसे पहले ही चलते हैं सीधा एल्वाफ आइलैंड में, जहाँ पे हमारे साथियों का इंतजार एक मिस्टीरियस पर्सन पहले से ही कर रहा है। अब ये मिस्टीरियस बंदा आखिर है कौन, इसका पता तो हमें अपनी नेक्स्ट वीडियो में ही पता चलेगा। और दोस्तों यहीं पे हमारी इस वीडियो के साथ साथ हमारा एग हेड आर्क भी यहीं पे समाप्त होता है। और भले ही यहाँ पे एग हेड आर्क समाप्त हो गया हो, पर यहाँ पे हमारी वन पीस की स्टोरी अभी भी कंटिन्यू रहेगी। और दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो तो वो भी फटाफट से कर दो। जो सब्सक्राइब नहीं करेगा भाई उसका नेक्स्ट ईयर अच्छा नहीं जाएगा, ये मैं बता दे रहा हूँ। इसलिए फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। और भाई लास्ट वीक मैंने तुम सभी से एक क्वेश्चन पूछा था कि टाइम स्किप के दौरान ऊसॉप आखिर कौन से आइलैंड पे गया था, जिसका सही आंसर दोस्तों बॉइन आर्कीपेलागो। और जिसने भी यहाँ पे उसका सही जवाब दिया है उनके कमेंट्स तुमको स्क्रीन के सामने शो हो रहे होंगे। और आज का तुम सभी के लिए क्वेश्चन है कि तुमको बताना है कि एग हेड आर्क के बाद हमारा नेक्स्ट आर्क आखिर कौन सा आने वाला है। अगर तुम लोगों को इसका आंसर पता है तो नीचे कमेंट कर देना। और दोस्तों मेरी तरफ से आपको और आपके परिवार को नए साल की बहुत बहुत बधाइयां। मिलते हैं अब सीधे अगले साल एक नई वीडियो में। बाय बाय।